सुमन रोज रोज अपने ससुराल वालों को बिरयानी बनाकर खिलाया करती थी। उसके हाथ की बिरयानी बहुत ही टेस्टी हुआ करती थी, इसीलिए परिवार में सबको उसके हाथ की बिरयानी खाना बहुत पसंद था, सिवाय सुमन के ननद आरती के। बिरयानी देखकर आरती का पारा हाई हो जाया करता था और वह गुस्से में अपनी भाभी को सुना दिया करती थी। लेकिन हमारी सुमन कहाँ कम थी, वह जानबूझकर बार बार घर में बिरयानी बनाया करती थी। ऐसे ही एक रात सुमन का पूरा परिवार साथ बैठकर डिनर कर रहा था। इस बार सुमन ने पूरी फैमिली के लिए एग बिरयानी बनाई थी। बिरयानी देखकर आरती गुस्से में बोलती है, भाभी मुझ पर एक एहसान कर दो कि दोबारा इस घर में कभी बिरयानी मत बनाना। अरे आप बोर नहीं होती हैं क्या एक ही खाना बार बार खाते हुए? ऊपर से मेरे ये घर वाले जो कि गूंगों की तरह मुंह बंद करके चुपचाप खा लेते हैं। अरे आप लोगों को बार बार ये बिरयानी खाकर गुस्सा नहीं आता है क्या? तभी आरती की माँ विमला बोलती है, अरे बेटा तू चुपचाप खा ले। अरे कितना भी बोल लो लेकिन तब भी सुमन सुनती नहीं है हमारी, इसलिए अब हमने उसे बोलना ही बंद कर दिया है। कोई बात नहीं माँ, अगर तुम्हारी बात भाभी को अच्छे से समझ में नहीं आती है तो कम से कम भैया को तो भाभी को समझाना चाहिए ना। पर ये भी जोरू के गुलाम है, इनकी तो बोलती ही बंद हो जाती है उनके सामने। सुमन चुपचाप मजे से सब कुछ देख रही थी। तभी बेचारा अर्जुन अपनी बहन से बोलता है, अब मैं क्या बताऊं आरती तुझे, लव मैरिज करने का ना यही नतीजा होता है। बिरयानी के कारण तेरी भाभी मुझे पसंद आई थी और अब बिरयानी खिला खिला कर ये जान लेती रहती है। अरे अब तो लगता है पूरी जिंदगी बिरयानी खा खा कर गुजारनी पड़ जाएगी। साफ साफ शब्दों में कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए, इस घर में जो भी बनेगा वो मेरी मर्जी और मेरे हिसाब से बनेगा। बिरयानी खानी हो या फिर खिचड़ी खानी हो। क्यों शादी के बाद हमारे घर की सरकार बदल गई है क्या? अभी भी मेरे घर में जो कुछ भी होता है वो मेरे माँ के हिसाब से ही होता है। तुम होती कौन हो इस घर की सरकार बदलने वाली? मेरी प्यारी ननद, चुपचाप जो बना है ना वो खा लो, बेकार की बहस करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको और कुछ तो बना के खिलाने नहीं वाली, तो ज्यादा हवा में तो उड़ो ही मत। आरती गुस्से में अपने लिए बाहर से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और वही खाकर रात में सो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह आरती अच्छे से रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है। इसी बीच सुमन अपनी ननद के पास जाती है और बोलती है, मेरी प्यारी ननद, रात की बची हुई बिरयानी पैक कर दूं क्या तुम्हारे लंच में? मेरी प्यारी भाभी, मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या खाना है और क्या नहीं वो मैं देख लूंगी। बस भगवान के लिए शाम को फिर से बिरयानी मत बना देना। इतना बोलकर आरती ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को विमला अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होती है, इसीलिए रात का खाना विमला बाहर से ही खाने वाली थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गया होता है और अर्जुन भी खाना बाहर से खाने वाला होता है और बेचारी आरती घर पर खाना खाने वाली होती है। घर आने के बाद आरती हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी सुमन हाथों में बिरयानी लिए आती है। बिरयानी देखकर फिर से आरती को गुस्सा आ जाता है। ये सब क्या है भाभी? कब सुधरोगी तुम? और कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो हमसे तुम? किसी भी चीज को बार बार खाना और हद से ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। हर चीज एक लिमिट में ही अच्छी लगती है। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो, फालतू के ड्रामे करने की तो तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें बिरयानी खाने से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो जाकर अपने लिए खुद कुछ ऑर्डर कर लो, ठीक है? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। आरती मजबूरी में वही बिरयानी खाकर सो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह सुमन की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। घर पर कोई नहीं था। बेचारी आरती जैसे तैसे अपनी भाभी को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर सुमन को एडमिट कर लेते हैं और आरती से बोलते हैं, देखिए आपकी भाभी को फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने के कारण ये परेशानी हो जाती है। हम इन्हें 2-3 दिन अस्पताल में एडमिट करेंगे, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। आरती तुरंत अपनी माँ और भाई को फोन करके अस्पताल बुलाती है। थोड़ी देर बाद विमला और अर्जुन दोनों अस्पताल आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद डॉक्टर सुमन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर देते हैं और अस्पताल से घर जाने के बाद आरती बेटा अपनी भाभी के लिए ना पतली सी खिचड़ी बना दे, डॉक्टर ने इसे बहुत हल्का खाने के लिए बोला है। ठीक है माँ, मैं अभी भाभी के लिए कुछ हल्का सा बना देती हूँ। भाभी आपको दलिया खाना है या खिचड़ी?
आरती का ऐसा व्यवहार देखकर सुमन को खुद पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वह शर्म के मारे अपनी ननद से कुछ नहीं कह पा रही थी। तभी आरती सुमन से कहती है, देखो भाभी, मुझे जल्दी बताओ ना, आपको क्या खाना है? मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। आरती, तुम्हारा जो मन करे वो बना दो। ऐसे कैसे? भूख आपकी है, पेट आपका है, इसलिए आपको क्या खाना है ये आपकी चॉइस होगी। आप मुझे बस बता दीजिए कि आपको क्या खाना है, दलिया या खिचड़ी, मैं बना दूंगी आपके लिए। एक काम करो, तुम मेरे लिए दलिया बना दो, और हाँ, दलिया में घी डाल देना, मुझे घी वाला दलिया बहुत पसंद है। आरती तुरंत किचन में जाती है और अपनी भाभी के लिए घी वाला दलिया बनाकर लाती है और उसे तुरंत घी वाला दलिया लाकर खाने के लिए देती है। थोड़ी देर बाद आरती घर का सारा काम निपटा कर ऑफिस चली जाती है और ऑफिस जाने के बाद आरती बार बार फोन करके अपनी भाभी का हाल चाल ले रही होती है। ऐसे ही शाम को आरती जल्दी घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, खाने में क्या बनाऊं? अरे बेटा तू रहने दे, मैं खुद बना लूंगी, तू जाकर हाथ मुंह धो ले। अरे नहीं माँ, मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर क्यों आई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है भाभी की तो तबीयत ठीक नहीं है, तो खाना कौन बनाएगा। अब जल्दी जल्दी बताओ क्या बनाना है। देख ले, तेरा जो मन करे तू वो बना लियो, अपनी भाभी के लिए पर खिचड़ी बनाना मत भूलियो। कोई बात नहीं माँ, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं भाभी के लिए सबसे पहले खाना बना दूंगी। तभी वहाँ सुमन आ जाती है और आरती से बोलती है, अरे आरती, तुम रहने दो, ऑफिस से आई हो, थक गई होगी, मैं धीरे धीरे काम कर लूंगी किचन का। किसने कहा अभी आपको काम करने के लिए? वैसे भी हमेशा तो आप किचन का काम करते ही हो ना। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आप कोई काम नहीं करेंगी और चुपचाप आराम से अपने कमरे में जाओ और टीवी देखो या फिर फोन चलाओ, जो करना है करो। मैं थोड़ी देर में आपके कमरे में खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। ऐसे ही थोड़ी देर में आरती रसोई में जाकर पूरे परिवार के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन बनाती है और अपनी भाभी के लिए बढ़िया सी खिचड़ी बनाकर उन्हें खाने के लिए देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। ऐसे ही सुमन की तबीयत ठीक हो जाने के बाद वह पूरे परिवार के लिए उनका मनपसंद खाना बनाती है और अलग अलग प्रकार का खाना देखकर आरती खुशी से अपनी भाभी से बोलती है, अरे भाभी, ये क्या, आज आपने बिरयानी नहीं बनाया क्या? नहीं आरती, अब बिरयानी तभी बनेगी जब आप लोग खुद बोलोगे बिरयानी खाने के लिए। पर क्यों? आप तो बिरयानी अपनी मर्जी से बनाती थी ना, फिर अचानक से ये सब? ये जो कुछ भी किया है ना मैंने, वो अपने पूरे परिवार के लिए किया है। पहले सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बारे में सोचती थी कि मुझे बिरयानी खाना पसंद है तो मैं बाकियों को भी बिरयानी ही खिला दूं, इसीलिए मैं रोज रोज वही बना दिया करती थी। लेकिन इन सारी घटनाओं के बाद और अपने बीमार होने के बाद मुझे समझ आ गया है कि परिवार की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखकर ही परिवार को बांधा जा सकता है। और जिस तरह आरती ने मेरा ख्याल रखा है, उसने तो मेरी सोच ही बदल के रख दी है। आप सभी का और आरती स्पेशली तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं भाभी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि आपको परिवार की अहमियत क्या होती है, ये समझ में आ चुका है। बाकी कोई बात नहीं, अब जब भी आपका मन करे तब आप हमें बिरयानी बनाकर खिला देना, पर प्लीज रोज रोज नहीं। आरती की बात सुनकर पूरा परिवार जोर से हंसने लगता है। ऐसे ही अब सुमन अपने परिवार की पसंद का ख्याल रखकर अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। संजना की शादी के बाद उसे ये पता चलता है कि उसकी सास सौतेली है और वो संजना के पति प्रदीप को जरा भी प्यार नहीं करती। लेकिन फिर भी संजना अपनी सास सुरेखा को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश किया करती। सुरेखा प्रदीप के सामने तो संजना को कुछ नहीं कहती, पर प्रदीप के काम पर निकल जाने के बाद संजना को तंग किया करती। एक दिन सुरेखा संजना से कहती है, बहू एक बात बता, माना तेरा बाप कंगला था, बस 2 जोड़ी में तुझे विदा कर दिया, पर कम से कम थोड़े संस्कार तो दे देता। सास कब से बैठी है, इतना नहीं कि एक कप चाय पूछ लूं। अभी लाई माँ जी। संजना रसोई में चली जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है, जिसके बाद चाय का पहला घूंट लेते ही सुरेखा गरम चाय संजना पर गिरा देती है और उससे कहती है, इतनी गरम चाय लेकर आई है ताकि मेरी जुबान जल जाए और मैं तुझे कुछ ना कह सकूं। मैं सब जानती हूँ, समझ गई? इतना होने पर भी संजना कुछ नहीं कहती और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो अपने जख्म पर दवाई लगाती है और शाम के खाने की तैयारियों में लग जाती है। शाम को प्रदीप आता है और संजना के हाथ की चोट देखकर उससे कहता है, संजना, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? वो कुछ नहीं प्रदीप जी, वो मैं चाय बना रही थी ना तो चाय गिर गई,
इसलिए मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया। प्रदीप को शक हो जाता है कि ये सब कुछ किया धरा उसकी सौतेली माँ सुरेखा का है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहता और संजना को बोलता है, ओहो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? देख के काम किया करो ना। चलो दवा लगा देता हूँ। प्रदीप दवा लाता है और संजना के जख्म पर दवा लगाने लगता है, जिसके बाद संजना मन में सोचती है, प्रदीप जी कितने अच्छे हैं। अगर इनके साथ रहने के लिए मुझे ऐसे 1000 जख्म भी सहने पड़े ना, तो मैं हंसते हंसते सब सह लूंगी। अगले दिन रोज की तरह प्रदीप काम पर निकल जाता है और संजना अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी सुरेखा मन में सोचती है, मेरा पति तो पहले ही मर गया और मेरी जान पे सौतेला बेटा छोड़ के चला गया। चलो बेटे से तो मैं काम चला लूंगी, लेकिन इस बहू का क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है इसका, और अब तो लगता है इसका कुछ तो करना पड़ेगा। सुरेखा अपनी बहू को आवाज लगाती है और कहती है, बहू आज न तो पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाई हो। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलो। सुरेखा चुपके से सारे घर के फर्श पर तेल डाल देती है ताकि संजना फिसल कर गिर जाए, और यही होता है। बेचारी संजना जैसे ही पोछा लगाने लगती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन सुरेखा अपने कमरे का दरवाजा करके ऐसे बैठ जाती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तभी शाम को प्रदीप आता है, लेकिन संजना उसे फिर से कुछ नहीं बताती। लेकिन संजना की चोट देखकर प्रदीप पूछता है, संजना क्या हुआ तुम्हें? ये निशान कैसे आए? कुछ नहीं, मैं पोछा लगा रही थी तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। संजना क्या कुछ ऐसा है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो, जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रदीप कहता है कि मैंने देखा है कि तुम और माँ ना साथ बैठते हो और ना ही बातें करते हो, और ये सब कुछ कहीं उन्होंने ही तो नहीं किया। अरे प्रदीप जी, आप भी कैसी बातें करते हो, एकदम बच्चों वाली। इतना कहकर संजना सो जाती है और प्रदीप भी आराम करने लगता है। रोज की तरह प्रदीप काम के लिए निकलता है और मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है संजना के साथ? उसे रोज चोटें लग रही हैं, जख्मी हो रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एक काम करता हूँ, आज ऑफिस ना जाकर छुप के देखता हूँ कि आगे हो क्या रहा है। सुरेखा प्रदीप के जाते ही मन में सोचती है, क्यों ना आज इस बहू नाम की बीमारी का काम तमाम कर दूं। बेटे को तो देख ही लूंगी, पहले इस बहू से छुटकारा पाऊं। इतना सोचकर सुरेखा चूहे मारने की दवाई लाती है और अपने पल्लू में बांध लेती है। ये सब छुपकर प्रदीप देख लेता है, जिसके बाद सुरेखा अपनी बहू संजना के पास जाती है और उससे कहती है, बहू, ओ बहू, सुन तो जरा। हाँ माँ जी कहिए ना, आप कहो तो मैं आपके लिए चाय बना दूं। सही याद दिलवाया बहू तूने। एक काम कर, आज तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। क्या हो गया माँ जी को, आज ही मुझे चाय पिलाएंगी? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं चाय खुद बना लूंगी, आप बैठिए ना, आप क्यों कष्ट कर रही हो? बोला ना मैं बनाऊंगी, बैठ चुपचाप। संजना बैठ जाती है और सुरेखा चाय बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद संजना मन में सोचती है, जरा देखो तो सही, आज मेरी सास को मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। सुरेखा रसोई में चाय बनाती है और संजना की चाय में जहर मिला देती है। ये सब होते देख संजना देख लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। सुरेखा चाय लेकर आती है और संजना को चाय देती है। इतने में ही घर की डोरबेल बजती है और संजना दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। प्रदीप जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो कहना आज कम काम था, इसलिए जल्दी आ गया। संजना और प्रदीप आते ही ड्राइंग रूम में सुरेखा की बगल में बैठ जाते हैं, जिसके बाद संजना कहती है, आपको पता है आज माँ जी ने मेरे लिए खुद चाय बनाई है। ये सुनकर प्रदीप को ये समझते देर नहीं लगती कि चाय में जहर है, और जैसे ही संजना चाय पीने वाली होती है, प्रदीप उसे रोकते हुए कहता है, संजना ये चाय मत पीना। अरे एक तो मेरी सास ने पहली बार मेरे लिए चाय बनाई है और आप मना कर रहे हो कि मैं पीऊं भी ना। क्योंकि माँ ने इसमें जहर डाला है, अगर तुमने ये पिया तो तुम मर जाओगी। हाँ मुझे पता है कि मैं ये चाय पीने से मर जाऊंगी। क्या तुम जानती हो? हाँ प्रदीप जी, मैंने माँ जी को चाय में जहर मिलाते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं इस चाय को पीने को बिल्कुल तैयार हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ये कैसी बात कर रही हो तुम? प्रदीप जी, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर मेरी मौत मेरी सास के हाथों हो, क्योंकि भले वो मुझे अपनी बेटी ना माने, पर मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ वो मेरी माँ थी। अब मेरी एक और इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को इसी घर के आंगन में गाड़ देना और उस पर एक तुलसी उगा देना, ताकि मैं हमेशा इस आंगन की तुलसी बनकर रह सकूं। माँ आपने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या कारण था जो संजना को मारना चाहती थी आप? देखिए माँ, झूठ मत कहिएगा, क्योंकि मैं सब जानता हूँ कि पहले भी संजना पे आपने कई बार वार किए, कई बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है।
हाँ, की है कोशिश मैंने नुकसान पहुंचाने की, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी। मैं 1 मिनट के लिए तुम्हें तो सह सकती थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो मुझे रत्ती भर पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी कई बार जान लेने की कोशिश की है। बचपन से लेकर आज तक माँ, आपने मुझे बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं हंस के सब कुछ सहता रहा, इग्नोर करता रहा, ऐसा बना रहा जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि आप मेरे साथ क्या क्या करती हो। जब भी मुझे कुछ खाने का मन होता और वो चीज घर में होती तो आप उसे कूड़े में डाल देती या किसी भिखारी को दे देती ताकि वो चीज मुझे ना मिले। बचपन से लेकर आज तक माँ, मैंने जो कुछ भी चाहा आपने सब कुछ मुझसे छीन लिया, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा माँ आपको, क्योंकि मैं आपको अपनी माँ मानता था। लेकिन आज आपने तो हद पार कर दी माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तो जा रहा हूँ माँ मैं यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। माँ ये घर पैसा सब कुछ आप ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ संजना को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। संजना, सामान पैक करो, आज ही हम घर छोड़ के जाएंगे। और माँ, आपको कभी भी जरूरत हो आपके बेटे की, आप आवाज दीजिएगा, मैं चला आऊंगा। आपको जो कुछ भी चाहिए होगा सब कुछ ला के दूंगा। और हाँ माँ, ये बात आप किसी को बताइएगा मत, वरना माँ बेटे के रिश्ते से सबका भरोसा उठ जाएगा। सुरेखा संजना और प्रदीप के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी आंखें खुल गई हैं। माँ, संजना को आपने बहुत तंग किया है, अगर आपको माफी चाहिए तो संजना से मांगिए, मुझसे नहीं। ठीक है माँ जी, मैं आपको माफ करने को तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। हाँ बहू, बताओ ना। अगर आप मुझे 1 कप चाय बना कर पिलाओगी, वो भी नॉर्मल, जहर वाली नहीं, और वादा करे कि आप मुझे रोज 1 कप चाय बना के पिलाओगी। संजना, आखिरकार तुमने ये साबित कर दिया कि तुम तुलसी हो इस आंगन की। माँ ने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने माँ को माफ कर दिया और उन्हें सजा के रूप में एक छोटी सी सजा दी। वो भी सजा नहीं, वो भी एक प्यार है। ये सुनकर सुरेखा अपने आंसू पोंछ लेती है। उसके बाद वो कभी भी प्रदीप या संजना को तंग नहीं करती और उन्हें सगों की तरह प्यार देने लगती है। सरिता अपनी अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहती है, मेरे पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, और आज बहू की मुंह दिखाई है, मैं क्या पहनूं? अपनी बहू की मुंह दिखाई में अगर मैं अच्छी नहीं लगी तो एक काम करती हूँ, बहू आई है तो अपने साथ साथ कुछ और नई साड़ियाँ भी लाई होगी। एक काम करती हूँ, बहू की कोई साड़ी मांग लेती हूँ, वही पहन लूंगी। सरिता तुरंत अपनी बहू निधि के कमरे में जाती है, जहाँ बिस्तर पर एक बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी रखी थी, जिसे देखते ही सरिता को वो साड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। कितनी प्यारी साड़ी है ये, देखकर ही लग रहा है कि ये साड़ी तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। सरिता वहीं पर बैठी थी कि कुछ देर बाद सरिता की बहू बाथरूम से निकलती है। अरे माँ जी, आप यहाँ मेरे कमरे में, आपको कुछ चाहिए था क्या? माँ जी, कहीं मैं मुंह दिखाई की रस्म के लिए तो लेट नहीं हो गई ना? आप मुझे लेने आई हो? माँ जी, मुझे माफ कर दो, वो बालों में जोड़ा बनाया था इसलिए जल्दी नहीं खुल रहा था। आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं जल्दी से तैयार होकर आ जाऊंगी। अरे अरे बहू, तू इतना घबरा क्यों रही है? मैं यहाँ तुझे सुनाने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी साड़ी ही नहीं है और आज तेरी मुंह दिखाई है। अब बहू की मुंह दिखाई में सास अच्छी ना लगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और ये तेरी बनारसी साड़ी कितनी प्यारी है। हाँ माँ जी, साड़ी तो सच में बहुत प्यारी है। मैंने सोचा था पहले ही कि मैं इसे अपनी मुंह दिखाई में पहनूंगी। बहू, तेरे पास तो और भी एक से एक अच्छी साड़ी होंगी ना, तो मुझे ये वाली साड़ी दे दे। मेरे पास ना एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, आसपास के लोग आएंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसे। ठीक है माँ जी, अगर आपको ये साड़ी इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है तो आप ही पहन लीजिए। मेरे पास बनारसी साड़ी में एक और दूसरी साड़ी है, मैं वो पहन लूंगी। बिल्कुल सही कह रही है बहू तू, तुझ पे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा चल, अब तू भी जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, कुछ देर में मेहमान भी आने लग जाएंगे। दोनों सास बहू तैयार होने लग जाती हैं। सरिता अपनी बहू को मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठा देती है। अब वहाँ आसपास की सभी औरतें भी जमा हो जाती हैं। सरिता की पड़ोसन विमला निधि का घूंघट उठाती है और उससे कहती है, अरे दोनों सास बहू एक दूसरे की टू कॉपी लग रही है। सरिता, ये तेरी सच में ही बहू है ना? कहीं तेरी बेटी तो नहीं? क्योंकि हम लोग तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं सास बहू को। अब मैं इस उम्र में भी इतनी जवान हूँ कि तुम सब लोग पहचान ही नहीं पा रहे हो। ये मेरी गलती थोड़ी ना है, और ये मेरी बहू ही है। साड़ी भी बिल्कुल तेरी जैसी ही पहनी है तेरी बहू ने। तुम लोग अब जलो मत और मेरी बहू की मुंह दिखाई करो।
सब लोग सरिता की बहू को बिल्कुल उसके जैसे ही बताते। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरिता अपने कमरे में चेहरे पर फेस पैक लगाकर बैठी थी। तभी वहाँ निधि आती है। माँ जी, आपने अपने चेहरे पर ये क्या लगाया हुआ है? बहू, इसे फेस पैक कहते हैं। अब इस उम्र में इतनी सुंदर दिखती हूँ तो अपने चेहरे का ख्याल तो रखूंगी ना। आज भी लोग मुझे तेरी सास कम दीदी ज्यादा मानते हैं। ये तो बिल्कुल सच कहा माँ जी आपने। जब आप उनका रिश्ता लेकर आई थी, मुझे खुद यही लगा कि आप उनकी बड़ी बहन हो। अच्छा माँ जी, आप जो भी ये लगा रही हो अपने चेहरे पर, मुझे भी बताओ, मैं भी लगाऊंगी। वही रखा है एक कटोरी में फेस पैक। एक काम कर, तू भी लगा ले, फिर मेरी तरह ना तू भी सुंदर लगेगी। सास बहू पहले ही काफी हद तक हमशक्ल लगती थी। अब तो निधि ने भी अपनी सास को कॉपी करना शुरू कर दिया था। जैसे सरिता का रहन सहन था, अब निधि भी वैसे ही रहने लग गई थी। कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू बाजार जा रहे होते हैं और बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे कि तभी बाइक से सरिता का बेटा गोविंद उन दोनों को जाते हुए देख लेता है और बाइक रोककर उनके पास जाता है और निधि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, माँ, आप और निधि कहाँ जा रहे हो? दोनों मुड़ते हैं और निधि को गोविंद माँ बोलता है। ये उसे अच्छा नहीं लगता। आपको मैं अपनी माँ कहाँ से दिखाई दे रही हूँ? या आपकी नजर कमजोर हो गई है जो माँ और बीबी में फर्क नहीं पहचान पा रहे हो? माँ जी, आप देख रही हो ना इन्हें, मुझे अपनी माँ कह रहे हैं। मैं कहाँ से इनकी माँ लग रही हूँ? गुस्सा दिलाने वाले काम खुद करते हैं और फिर मुझे ही उल्टा बोलते हैं। अरे बहू, तू गुस्सा क्यों हो रही है? तू माँ कहाँ है? इसमें तो मेरी तारीफ है। अब मैं अपनी बहू की जैसी लगती हूँ। अब मैं भी इस उम्र में इतनी तारीफ सुनकर थक चुकी हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आप दोनों एक जैसे लग रहे हो। एक तो मैं पहचान नहीं पाया, ऊपर से पीछे से देखा था तो मुझे गलतफहमी हो गई। सब्जी लेने के बाद तीनों अब साथ में घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। सरिता को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अब वो अपनी बहू जैसी ही दिखती है। कुछ दिनों बाद दीदी अपने कमरे में अकेली बैठी होती है कि तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है। अरे निधि बहू, क्या बात है, तू ऐसे अकेले बैठी है? क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? घर में बाकी सब लोग कहाँ चले गए? कहीं तुझे सब छोड़कर घूमने तो नहीं चले गए ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो माँ जी आज अपनी बहन के घर गई हैं। गोविंद अपने काम पर ही गए हैं, ससुर जी भी अपने काम पर गए हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या आपको? नहीं, कोई काम तो नहीं था। वो तो मैं बस सरिता से मिलने आई थी। बहुत दिन हो गई है ना, सरिता से मिली नहीं हूँ, तो मैं खुद ही मिलने आई। लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। कोई बात नहीं, शाम तक माँ जी आ जाएंगी। तब तक आप मिल लेना, या मैं ही बता दूंगी माँ जी को कि आप आई थी उनसे मिलने के लिए। वो खुद फिर आपके घर आ जाएंगी। ठीक है बहू। वैसे भी तेरी सास तो अभी तक कितनी अच्छी लगती है और तू बस अपनी सास की कॉपी लगती है। तू पहले से ही ऐसी थी या अब यहाँ आकर हुई है? वो तो माँ जी इतनी अच्छी है तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं माँ जी की तरह ही दिखूं। बहू, फिर भी तू बड़ी पागल है। अरे वो तो सास है और अगर अब भी जवान लगेगी तो लोग उसकी ही तारीफ करेंगे। तुझे तो बस अपनी सास का हमशक्ल ही बुलाया जाएगा। ऐसा भी नहीं है आंटी जी, मैं माँ जी से छोटी हूँ और कितना भी कुछ भी कर लूँ, माँ जी मुझसे उम्र में तो बड़ी ही लगेंगी ना। हाँ वो तो है, लेकिन तू भी कुछ अपने लिए सोच लिया करना फिर। विमला की बात सुनकर निधि को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने लिए शॉपिंग करने के लिए मॉल में चली जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड मधु उससे मिलती है। अरे मधु, तू इतने दिनों बाद दिखी है। मुझे तो लगा था तू मुझे भूल ही गई होगी। रहने दे, शादी के बाद तो तू खुद बिजी हो जाएगी और इल्जाम मुझ पे लगा रही है। अच्छा वैसे ये सब छोड़, उस दिन जो तूने अपनी सास के साथ फोटो डाली थी, सच में तेरी सास ने तो मेरा दिल ही ले लिया। कितनी सुंदर है यार। तुझे तो लगता होगा ना कि तेरी सास कितनी सुंदर है। तू इतने दिनों बाद मुझसे मिली है और मेरा हाल चाल पूछने के बजाय तू ये बोल रही है कि मेरी सास कितनी सुंदर है। अरे मेरे बारे में भी तो कुछ पूछ लेती, कम से कम मेरा ही दिल रखने के लिए ही पूछ लेती। तुझे देखकर ना मुझे हमेशा तेरी सास ही याद आती है, इसलिए मैंने तेरी सास के बारे में ही पूछा। अच्छा, मुझे भी घर जाना है, बाय। अपनी सहेली की बात सुनकर निधि गुस्से में आग बबूला हो जाती है और बहुत सारी जींस टॉप खरीद लेती है। अगले दिन निधि जींस टॉप पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है।
अरे वाह, अपनी सास की हमशक्ल बहू की शक्ल आज बदल गई। क्या बात है निधि, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो और ये जीन्स और टॉप तुम पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहू, तू तो वाकई बहुत सुंदर लग रही है। मेरी मान तो अब यही पहना कर। चलो किसी कपड़े में तो मैं अपनी सास की हमशक्ल नहीं लग रही ना, वरना तो लोगों के मुंह से यही बात सुन सुनकर थक चुकी थी मैं। बहू, तू तो सच में बहुत सुंदर है और अगर तू इस बात से नाराज है तो प्लीज नाराज मत हो। मेरे लिए तो तू ही सबसे सुंदर है। अपनी सास का प्यार देखकर निधि आगे कुछ नहीं बोलती। फिर कोई उसकी सास को हमशक्ल बोलता तो उसे अपनी तारीफ ही समझती।